जय हिंद साथियों। भारत वीरों की भूमि है। देश को स्वतंत्र कराने में अनेक क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इसी कड़ी में आज हम शहीद ऊधम सिंह कंबोज उर्फ राम मोहम्मद सिंह आज़ाद का जीवन परिचय जानने का प्रयास करते हैं। शहीद ऊधम सिंह कंबोज का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब प्रांत के संगरूर जिले के सुनाम गांव में एक काम्बोज सिख परिवार में हुआ था। बचपन इनका बड़ा संघर्ष में था। छोटी उम्र में ही माता पिता का साया सर से उठ गया और अपने बड़े भाई के साथ अमृतसर के अनाथालय में शरण इन्होंने लेनी पड़ी। उधम सिंह के बचपन का नाम शेर सिंह था और इनका जो भाई था वह भी कुछ समय के बाद काल का ग्रास बन गया और अनाथालय में इन्हें उधम सिंह और साधु सिंह के नए नाम मिले। बाद में आगे चलकर ये भारत की धर्मनिरपेक्षता का एक सर्वधर्म समभाव का प्रतीक बन गए और अपने जो पासपोर्ट थे और जो इनकी कोर्ट में गवाही थी वहाँ भी इन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद बताया। तो ये भारत के सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व और भारत की धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक बन गया था। तो अनाथालय में उधम सिंह की जो ज़िंदगी थी वह उस समय बदल गई जब 1919 में उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का एक प्रत्यक्षदर्शी के रूप में वहाँ का जो घटनाक्रम था उस खौफनाक मंजर को इन्होंने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि वहाँ इनकी ड्यूटी लगी हुई थी लोगों को पानी पिलाने की। तो इस घटना से जो उधम सिंह थे वो पूरी तरह से भीतर से आहत हो चुके थे और अंग्रेजी जो साम्राज्य था उसको नष्ट करने की उन्होंने ठान ली थी। तो इसी कड़ी में जब अपने इस प्रतिशोध को, अपनी इस धधकती ज्वाला को शांत करने के लिए 21 वर्ष का इन्होंने लंबा इंतज़ार किया। इस कार्य को अंजाम देने के लिए अनेक रूप बदले, अनेक वेशभूषा बदली, अनेक देशों की यात्राएं की, जैसे अफ्रीका, नैरोबी, ब्राज़ील, अमेरिका की यात्राएं की। जेल में भी रहे, भारत में अवैध रूप से हथियार रखने के आरोप में भी जेल में रहे, गदर पार्टी से जुड़े होने के रूप में भी इनको सज़ा मिली। अनेक क्रांतिकारी से जुड़े होने की वजह से इनके ऊपर अनेक चार्ज लगे और अंत में अनेक काम भी इन्होंने सीखे, अनेक कार्य इन्होंने किए, जैसे कारपेंटर का कार्य इन्होंने किया या प्लम्बर का कार्य। ऐसे छोटे मोटे जो कार्य थे उनसे अपना जो एक लक्ष्य था उसको पाने के लिए इन्होंने निरंतर अपने इन कार्यों को भी एक सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल किया। और अंत में 1934 में फिर लंदन पहुँचे और 9 एल्डर स्ट्रीट जो कमर्शियल रोड है वहाँ रहने लगे। वहाँ उन्होंने इसी या कड़ी को पूरा करने के लिए कार खरीदी, साथ में अपना ध्येय पूरा करने के लिए एक 6 गोलियों वाली जो एक रिवॉल्वर थी उसको भी इन्होंने खरीदा। भारत के यह वीर क्रांतिकारी माइकल उडवायर को ठिकाने लगाने की एक उचित इंतजार में थी कि कब वह उचित समय आए। उधम सिंह को अपने सैकड़ों भाई जो बहन थे उनकी मौत का बदला लेने का मौका मिला। 1940 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की जो बैठक थी वो कैक्सटन हॉल में हो रही थी, जहां माइकल उडवायर वक्ताओं में था और अपनी वीरता के डींगे मार रहा था। उधम सिंह उस दिन समय से ही बैठक स्थल पर पहुंच गया और अपनी जो रिवॉल्वर थी उसको एक मोटी किताब, अंदर से किताब के पन्ने काट कर रिवॉल्वर के आकार के हिसाब से, तो चारों तरफ बुक के यानी कि पृष्ठ थे, पेज थे और बीच में पेज को काट कर उसके अंदर इन्होंने अपनी जो रिवॉल्वर थी उसको छिपाया हुआ था, ताकि चारों तरफ से वह बुक पूरी दिखाई दे। बीच में काट कर उसको रिवॉल्वर रखा। एक मोटी किताब थी तो अपनी रिवॉल्वर उन्होंने एक मोटी किताब में छिपा ली थी। इसके लिए उन्होंने किताब को, पृष्ठों को रिवॉल्वर के आकार में पूरी तरह से अंदर से काट लिया था, जिससे जो जनरल डायर था या माइकल उडवायर था उसकी जान लेने वाला हथियार आसानी से छिपा कर वो अंदर जा सकें। तो वहाँ पर जनरल जो माइकल उडवायर था उसको
इन्होंने गोलियों से भून डाला और लॉर्ड जटलैंड जो था उस समय का, जो भारत सचिव रहा था, उस पर भी इन्होंने हमला किया। वो सौभाग्य से बच गया। जो जनरल माइकल ओडवायर था, वो पंजाब का तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर था, जिन्होंने आदेश दिया था जनरल डायर को गोलियां चलाने का। और जो जनरल डायर था, जिसने मौके पर जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां चलाई थी, वह पहले ही काल का ग्रास बन चुका था। तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं इस विषय में कि जनरल डायर और माइकल ओडवायर। माइकल ओडवायर, जिसको शहीद उधम सिंह ने यमलोक पहुंचाया, वह उस समय पंजाब का तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर था, आदेश देने वाला था। और जनरल डायर का उसने पक्ष लिया था, उसका बचाव किया था, उसको सम्मान दिलाया था। और जनरल जो डायर था, वह अपने आप पहले ही बीमारी के कारण मर चुका था। तो इस घटना को अंजाम देने के बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया और मुकदमा चला। कोर्ट में उन्होंने अपने आप को अपने मातृभूमि के लिए अपना बलिदान देना अपना सौभाग्य माना। और 4 जून 1940 को शहीद उधम सिंह को हत्या का दोषी ठहराया गया और 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटनविला जो जेल थी उसमें फांसी दे दी गई थी। तो उनका ये जो कार्य था, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजी साम्राज्य की इन्होंने नींव हिला दी थी। पूरे विश्व में ये कहते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य अस्त नहीं होता था, लेकिन उनके सूर्य को उन्हीं के घर में घुसकर अस्त कर दिया। ये एक छोटी बात नहीं थी कि किसी के घर में जाकर, साम्राज्यवादी जो राष्ट्र थे उनके घर में जाकर, किसी अधिकारी को, अंग्रेज़ अधिकारी को उनके घर में जाकर इस प्रकार हत्याकांड का अंजाम देना बहुत बड़ी बात थी। तो इसने पूरे विश्व में एक तहलका मचा दिया। और क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और पूरे विश्व के जो अखबार थे उनके फ्रंट पेज पर इस घटना को छापा गया था। तो ये एक ब्रिटिश साम्राज्य के पतन के लिए भी, या विश्व में साम्राज्यवाद के पतन के एक समय था, उसमें भी इसने एक कील का काम किया। तो मृत्यु के बाद 34 वर्षों के बाद 1974 में उनकी जो शहादत थी, उसको सम्मान देते हुए उनके पार्थिव शरीर को भारत लाया गया और दिल्ली एयरपोर्ट पर पूरे सम्मान के साथ कपूरथला हाउस में लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। श्रीमती इंदिरा गांधी जो उस समय प्रधानमंत्री थी, उनको श्रद्धांजलि दी और उनके शरीर को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब के रास्ते उनकी जन्मभूमि सुनाम पहुंचाया। देश और सुनाम के लोगों ने अंतिम श्रद्धांजलि देकर खेल स्टेडियम में उनका अंतिम संस्कार किया और गहन छानबीन के बाद उनका जो अस्थि कलश था, पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह यानी कि उस समय के जो मुख्यमंत्री थे पंजाब के, उन्होंने शहीद उधम सिंह की जो जीवित चचेरी बहन थी श्रीमती आश कौर, उसको सौंप दिया और इनकी बहन आश कौर को सरकारी पेंशन लगाकर सम्मान प्रदान किया। उनके बाद सुनाम का नाम बदलकर सुनाम उधम सिंह वाला रख दिया गया, जो शहीद उधम सिंह को एक समर्पित सच्ची श्रद्धांजलि थी। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आज भी देखते हैं कि सरकारों द्वारा, समुदायों के द्वारा, अनेक राष्ट्र प्रेमियों के द्वारा ऐसे जो हमारे राष्ट्र नायक है, स्वतंत्रता सेनानी है, उनके नाम पर बहुत सारे जो मूर्ति स्थापना है, धर्मशालाएं हैं, अनेक समाज सेवा के कार्य उनके नामों पर किए जाते हैं। तो ये उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि है, जिससे आने वाली पीढ़ियां भी प्रेरणा लें, कुछ सीख सके। आओ हम सब मिलकर इस महान आत्मा को नमन करें, सम्मान दें और अपने धर्म जाति के भेदभाव से ऊपर उठकर राष्ट्र को प्रथम रखकर राष्ट्र के लिए सोचें और इन महान क्रांतिकारियों से हम अपने जीवन को प्रेरणा प्रदान करें। धन्यवाद। जय हिंद।